फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है कैम कॉस्मोस की दुनिया में। और हम लेके आए हैं आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6 और इसके अंदर हम क्वेश्चंस लेंगे। और क्वेश्चन भी हम कौन से थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 और एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2, उसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स जो है वो पढ़ाए हैं। उन टॉपिक्स को अच्छी तरह देखो और उनको देखने के बाद ये क्वेश्चंस हम अच्छी तरह फिर आप इनको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के बारे में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस आर्गन 3d6। तो देखो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से आयन की है। आयन दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो हमारे पास ये चारों के चारों जो ऑप्शन गिवन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे के सारे क्या है, कैटायन है। और इन्हीं कैटायन में ये बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस कैटायन की है, इन चारों में से किस कैटायन की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन समझना है पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किस कैटायन की है, ये हमें क्वेश्चन है। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे इसका होगा सॉल्यूशन, तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर के 30 तक आपको एटम्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 21 से लेकर के 30 तक याद होने चाहिए। तो हमारे पास जो 21 से 30 जो है वो यहाँ से स्टार्ट, ये कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो उसमें से डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखो डी ब्लॉक को हमने कैटेगरी बना रखी है उसकी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ठीक है, 3D, 4D, 5D। तो मैं बात करूंगा 3D सीरीज की। पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं 3D सीरीज की बात करूंगा और उसमें 21 की बात करूंगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 12th क्लास में हो जाओगे तो आपके सामने आएगा एक चैप्टर और उस चैप्टर का नाम होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो उस डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 21 से लेकर के 30 तक इस सीरीज का नाम होता है 3D सीरीज। और 21 एटॉमिक नंबर जो है उस एलिमेंट का नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, और ये हो गया जिंक। तो हमारे पास ये कितने हैं, 21 से लेकर के 30। ठीक है, अब ये देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, अब ये देखो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 3+। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5 जो किया उसके अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एनाइन, वो इसीलिए बताया था मैंने। ठीक है, तो देखो अब ये हमारे पास है CO3+। मैं पहले ए करूंगा, CO3+। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना है, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का यहाँ पे 27 है। कितना है, 27 है। ठीक है, अब आपको सीरीज, अब ठीक है कितना है, 27। तो 27, लेकिन कोबाल्ट का 27 है, कोबाल्ट का 27 है। यस, जो कोबाल्ट का क्या है, 27 है। और 27 में से ऊपर क्या था, +3 है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर में से, याद रखो इस बात को। तो 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24, और इसको कहेंगे 3+। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था, 27, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कितना था, 3+। इसलिए हमें क्या करना है, अगर प्लस चार्ज हो तो माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर में से। तो एटॉमिक नंबर 27 था, उसमें से 3 माइनस कर दिए, कितने बचे, 24। तो 24 हो गया। अब इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन राइट करने से पहले हम लिखेंगे आर्गन। तो आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, उसके बाद 4s2 और 3d, 4s2 3d। अब ये 18 हो गए, 18 और 2 कितने होते हैं, 20। और यहाँ पे है कितने, 24। तो 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द CO3+। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये देखो आर्गन 3d6
4s2 3d। देखो एक चीज और ध्यान में है, यहां पे हम यहां पे 3d4 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां पे इसका एक रीजन है। देखो इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हमें ऐसे राइट करना है। थोड़ा सा मैं अच्छी तरह बताता हूं इसका क्या है मीनिंग। ये राइट है, देखो 4s2 और 3d7 आना चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? अब मैं इसको 3 प्लस किया था ना, मैंने यहाँ पे 24 किया था, 27 करता हूँ। करना वैसे ही है लेकिन थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। 27 है ना, तो 18 हो गए, 18 और 2 20 हो गए, 20 और 7 कितने हो गए? 27 हो गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 27। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 27। लेकिन यहाँ पे कितना था? 3 प्लस था ना, 3 प्लस था, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। क्या करने हैं? रिमूव। अब हमें ये सोचना है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करें या यहां से रिमूव करें। ठीक है, तो हमें याद रखना है जो 3D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पहले S में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कहां से रिमूव करेंगे? S में से। अब ये कहो सर S में से क्यों रिमूव करेंगे, D में से क्यों रिमूव नहीं कर सकते? क्योंकि जो 4s है वो लास्ट का सेल है, आउटर मोस्ट सेल है। 4 थर्ड सेल पहले आएगा या फोर्थ सेल पहले आएगा? तो थर्ड सेल पहले आएगा, फोर्थ सेल बाद में आएगा। और जो एटम का सबसे लास्ट का सेल है वही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो क्या हो गया? 4s0। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करो तो क्या आ जाएगा? 3d6 आया। तो 4s0 3d6 आ गया। तो ये क्या था? यहां पे देखो 3d क्या है? 6 है। यहां पे क्या है? 3d6 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम दूसरे जो है ऑप्शन है उनको देखते हैं। तो ये देखो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है। क्या है भाई? 28 है। लेकिन उसके ऊपर चार्ज कितना है? पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। क्या? आर्गोन तो राइट करना पड़ेगा। आर्गोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 के बाद 4s2, 18 और 2 कितने हो गए? 20। उसके बाद कौन सी सीरीज है? 3D है ना। कौन सी है? 3D। तो यहां पे क्या राइट करना पड़ेगा? 3D। लेकिन यहां पे 8 कितना है? कितने हो गए? देखो 18 और 2 20, बचे कितने? 8 बचे ना। टोटल कितने हैं? 28। तो 20 तो हो गए, बचे कितने? 8। तो 8 कर देता हूं। अब दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द निकेल। ये निकल एटम के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमें चाहिए किसके लिए? 3 प्लस के लिए। तो 3 प्लस करेंगे यहां पे, 3 प्लस। तो जितने प्लस होंगे उतने क्या करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर दो। कहां से माइनस करोगे? S में से रिमूव करोगे, D में से रिमूव करोगे? तो याद रखो S में से। तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। D में से कितने करने हैं? 2 तो हो गए, एक और। तो इसका मतलब कितना आ गया? 3d7। इसका मतलब ये नहीं है। ये क्या था भाई? ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि D7 है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? बिल्कुल 25 है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गोन 18 हो गया, और 18 और 2 20। उसके बाद क्या होगा? 3D। यहां पे देखो 5 है ना, तो यहां पे 5 करोगे। यहां पे क्या था? 8 था ना, तो यहां पे हमने क्या किया था? 8 किया था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अब देखो मैग्नीज के ऊपर चार्ज कौन सा है? 3 प्लस है। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने? रिमूव करने, माइनस करने। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करो, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से। तो कितने हो गए? 3d4। यहां पे 4s0। तो इसका मतलब ये 3d4 है, और ये क्या है? 3d6 है। इसका मतलब ये जो एटम है ये भी क्या नहीं है? ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है लास्ट का। Fe3 प्लस, Fe3 प्लस। पहले हम क्या करेंगे? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। क्या होता है? 26। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किससे स्टार्ट होगी? देखो 3D जो सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन से स्टार्ट होती है, याद रखना ही। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आर्गोन से स्टार्ट होगी। आर्गोन यहां पे कितना हो गया? 18 के बाद 4s2 और 3D क्या आएगा? 6। ये देखो ये हो गया 18 और 2 कितना हो गया? 20 और 6 कितना हो गया? 26। ठीक है, चाहिए। अब इसके ऊपर है कितना चार्ज? +3। तो +3 है तो +3 करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दो, 0 आ जाएगा। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 1। 2 यहां से, 1 यहां से, तो यहां पे आ जाएगा 3d5। तो क्या 3d5 है? ये तो 3d6 है। इसका मतलब ये भी नहीं है। ये 3d5 है, ये एटम नहीं है। ये 3d4 है, ये भी नहीं है। ये 3d7 है, ये भी नहीं है। तो कौन सा है? ये किसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है? ये CO3 प्लस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है।
ये देखो ना, हमने अभी कैलकुलेट की ना, ये रहा। तो ये क्वेश्चन था जेई का और नीट का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट एग्जाम में। क्या था क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी और क्या करना था, हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन से कैटाइन की है। और एक चीज ध्यान में रखोगे, कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की होती है, एक तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक हमारी सीरीज की जिसमें नोबल गैस हम राइट नहीं करते। तो इसमें पहले से उसने नोबल गैस राइट की थी, इसलिए हम आर्गोन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वो कितना होता है 18। और 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 21 से लेकर के 30। याद रखो 4s2 3D, जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, 25 है तो 3d5, अगर 26 है तो 3d6 और 27 है तो 3d7। तो ये क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने क्वेश्चन लिया सेकंड, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर ए D6 सिस्टम फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो D6 सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे कि देखो ये है क्या है, व्हाट आर दीज। तो ये क्या है, ये जो बॉक्स है, हर सिंगल बॉक्स को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, हर सिंगल बॉक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हमें क्या क्या देखना है, देखो हमारे पास एटम जो होता है, एटम जो होगा, कोई भी एटम होगा, उसके अंदर क्या होता है, शेल होते हैं, ठीक है। एटम जो है उसके अंदर शेल होते हैं, और शेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, सबको पता है। सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, यस बिल्कुल। अब ऐसा कौन सा सबसेल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, ऐसा कौन सा सबसेल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो डी जो सबसेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा, D6 सिस्टम। तो डी जो होगा उसके अंदर कितने बॉक्स होंगे, 5 होंगे। तो इस सब के अंदर देखो, ये जो सबसेल है 1 2 3 4 5, ये कितने इसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, इसके अंदर भी 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो डी सबसेल जो होगा उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो गई, ओके। अब क्या करना है, अब ये बताना है कि ये जो D6, कोई भी एटम लगाओ, कोई ऐसा एटम याद है जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D6 हो। तो याद है हमें, आयरन की बात करेंगे हम, Fe, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए आपको, ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। उसके बाद अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अभी तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आर्गोन एटॉमिक नंबर कितना है 18। उसके बाद हम क्या करेंगे 4s2 और फिर क्या करेंगे 3d6। तो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द Fe26, मतलब 26, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और ये उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करें, उसमें हम Fe2+ कर देते हैं, Fe2+ करेंगे। तो 2+ का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, S में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहां से रिमूव कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 0, तो कितने आए 3d6। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, दिस सिस्टम इज द D6 सिस्टम, ठीक है। तो D6 सिस्टम है। अगर आयरन की मैं बात करूं तो वो अगर गैसियस स्टेट में है, कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। तो आयरन हमारा एक एटम है जो गैसियस स्टेट में है। अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे, वो पूछ रहा है वो, ठीक है, कैसे फिल करेंगे। तो ये क्वेश्चन से डिपेंड करेगा किसके ऊपर। अब देखो इसका D6 है, D6 है तो देखो 3D सबसेल कौन सा है भाई, सेल कौन सा है, थर्ड। आयरन एटम के अंदर कौन सा सेल, थर्ड सेल। और थर्ड सेल के अंदर कौन सा सबसेल, ये बात करें हम 3D सबसेल की बात करें, कौन से सबसेल की बात करें, 3D सबसेल की बात कर रहे हैं। और उस 3D सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। याद रखो, H के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, F के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, यस 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 7, ओके। तो यहां पे देखो जो D है, D 3D, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करें, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। किस में फिल करने हैं, ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं। किस में फिल करने हैं, ऑर्बिटल्स में। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे तो हमारे पास 2 चीजें, 2 रूल याद आने चाहिए। कौन से, एक तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 में शायद कंप्लीट कर लिया है, प्रिंसिपल याद होना चाहिए। और दूसरा जो है हर्ट्ज रूल याद होना चाहिए। कौन सा रूल याद होना चाहिए, हर्ट्ज रूल याद होना चाहिए। जब हम किसी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब फिल करेंगे तो हमें 2 चीजें याद होनी चाहिए। कौन कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा हर्ट्ज रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि
हर एक बॉक्स के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। कौन कह रहा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब हर बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकते? फिल नहीं कर सकते। दूसरा रूल है हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहते हैं? हंट्स रूल कहते हैं कि जब किसी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करो तो क्या करो, उसे सबसे पहले हाफ फिल्ड होना चाहिए, वो पूरी तरह से हाफ फिल्ड होना चाहिए। इस डी के अंदर टोटल बॉक्स कितने हैं? 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? एक बॉक्स में 2, तो टोटल कितने हुए? 10। उसको हाफ फिल्ड करना है। हाफ फिल्ड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5। यस, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो? पेयरिंग कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, हंट्स रूल ने क्या कहा? हंट्स रूल ने कहा किसी भी सबसेल के अंदर जब हम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हर ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए। वो जो सबसेल है वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। उसके बाद हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग समझते हो? एक इलेक्ट्रॉन तो है पहले से ही, और एक इलेक्ट्रॉन और हम उसके अंदर मतलब फिल करेंगे। ठीक है, चलो तो फिल करो। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 6 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, एक इसमें फिल करेंगे, एक इसमें करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5 हो गए। 5 हो गए तो उसके बाद कितने हैं टोटल? 6 है। तो अब हम पेयरिंग कर सकते हैं। अब पेयरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने पेयरिंग कर दिया। तो दिस इज द, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं ये राइट जो है हमने फिल किए इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे, मैच हो गया ना, ये मैच हो गया। तो D6 सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन को फिल किया है वो दोनों प्रिंसिपल को क्या करता है? फॉलो करता है। कौन कौन सा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी और दूसरा हंट्स रूल को भी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो क्या किसी ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या कहते हैं कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड होना चाहिए। उसके बाद हमें उसको क्या करना है? पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो हमने वैसा ही किया, पहले हाफ फिल्ड उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट किया। लेकिन इसमें ऐसा है क्या? इसमें ऐसा है? इसमें तो ऐसा नहीं है। उसने क्या किया? एक ऑर्बिटल को तो उसने पहले से ही मतलब एम्प्टी छोड़ दिया, और ऑर्बिटल को एम्प्टी छोड़ ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसने हंट्स रूल को फॉलो नहीं किया। अगर हंट्स रूल को वो फॉलो करता तो हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करता? वो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करता। तो उसने हंट्स रूल को फॉलो नहीं किया, और उसके बाद उसने क्या कर दिया? पेयरिंग कर दी। पेयरिंग कब करेंगे? जब हर ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद ये देखो, यहां भी ऐसा ही किया उसने ऐसा किया। सबसे पहले क्या करना था? हर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। सारे ऑर्बिटल क्या होने चाहिए थे? हाफ फिल्ड होने चाहिए थे। उसके बाद क्या करना था? पेयरिंग। ये किसने कहा? हंट्स रूल ने। हंट्स रूल जिसने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब उसने सिस्टम को क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया रॉन्ग। अब ये सिस्टम देखो, ये इलेक्ट्रॉन आना कहां चाहिए था? ये देखो, एक चीज और भी यहां पे आपको नजर आ रही होगी, और वो ये चीज है कि देखो इलेक्ट्रॉन उसने फिल कर दिया। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, वो यहां भी कर सकते हैं, दोनों तरफ। तो इसका मतलब इसके जो आंसर जो है वो दोनों आंसर हो सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके सामने जो ए भी आंसर हो सकता है, बी भी, ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं। और आंसर हमें दिखाई दे रहा है क्या? अब यहां पे देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया, 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 एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। ये चारों के पांचों जो ऑर्बिटल है ना, उन सभी की एनर्जी क्या है? सेम है। क्या है? सभी की एनर्जी क्या है? सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है, क्यों जा सकता है? क्योंकि सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है। और जब एनर्जी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जा सकता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, लेकिन पहले तो उसने क्या किया होगा? पहले उसने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया होगा, और उसके बाद उसने ये इलेक्ट्रॉन फिल किया है। इसका मतलब दिस इज आल्सो राइट, ये भी राइट है। और उसके बाद क्या है? कौन सा राइट था? ये भी राइट है। ठीक है, ये दोनों राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड क्या हो जाएगा? बी। दीज आर द राइट आंसर। तो D6 सिस्टम के लिए हम दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो ये था आंसर अपना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, वो क्या कहना चाहता है वो सीखेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते करते हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे जिन टॉपिक्स की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल जो होते हैं उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है, एनर्जी का ऑर्डर होता है ऑर्बिटल्स के लिए।
ऑर्बिटल्स के लिए क्या रहता है, एनर्जी का ऑर्डर होता है। मतलब कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कम है, कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब स्पीसीज क्या होता है, ठीक है। स्पीसीज का मतलब होता है, हम कहेंगे एटम्स, आयंस, और मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं स्पीसीज। याद रखो, इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पीसीज का मतलब क्या है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ये हमारे ऑप्शन कुछ गिवन है, इन ऑप्शन में से ऑर्बिटल्स गिवन है, और वो जो सेट जो बना रखा है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल का जो सेट बनाया है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है, उसकी एनर्जी मतलब ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर कम हो गई, या फिर कुछ की कम है या ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ऐसा हमें इसमें देखना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन गिवन है, ऑर्बिटल्स गिवन है, उनकी एनर्जी जो है, जो राइट ऑर्डर होगा तो राइट करेंगे, अगर रॉन्ग ऑर्डर है तो रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो हमें यह देखना है, हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल होते हैं। बोलो, होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अब ये देखो, पहला सेल और दूसरा सेल, किसकी एनर्जी ज्यादा है, दूसरे सेल की एनर्जी ज्यादा है या पहले सेल की एनर्जी ज्यादा है। तो चलो याद रखो, सबसे पहले ये पॉइंट याद रखोगे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स दूसरे सेल में है उनकी एनर्जी ज्यादा है, और जो ऑर्बिटल्स पहले सेल में है उनकी एनर्जी कम है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये सिंपल सा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकेंगे। दूसरा, अगर n की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर l की वैल्यू ज्यादा है, एक तो n की वैल्यू चेक करेंगे, एक दूसरा हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, l की। अब आप ये कहोगे सर ये n क्या है और l क्या है। द n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो हम पहले से पढ़ा चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 के जो वीडियो है उसके अंदर। आप प्लीज, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को मत देखो, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। समझ आ भी जाएगा लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। उससे अच्छा क्या है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2 को देख लो और उसमें आपको समझ में आ जाएगा, फिर इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस किस पे, n के ऊपर डिपेंड करती है और l के ऊपर डिपेंड करती है। n का मतलब है सेल और l का मतलब है सब सेल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखो, ये देखो 3s। तो मैं एक चीज दिखाता हूं, इसमें है क्या क्या, पहले हम वो चेक कर लेते हैं। इसमें 1s है, 1s है, इसमें 2s है, 2s है, इसमें 2p है क्या, 2p है क्या, नहीं है। तो 1s है, 2s है। देखो आप सीरीज याद है आपको, अब्बा प्रिंसिपल की सीरीज, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यस। तो देखो इसमें 1s है, 1s किधर है, ये रहा 1s है ना। उसके बाद इसमें 2s है, ये रहा 2s भी है। उसके बाद इसमें 2p है, कहीं पे 2p है, यस दिखाई दे रहा है, नहीं है 2p। उसके बाद 3s है, हाँ 3s तो है। उसके बाद 3p है, 3p भी है, 4s है, 4s है, 3d है, 3d भी है, ठीक है। इसका मतलब यहां तक सीरीज अगर आपको याद है तो देखो इस सीरीज से ना बिल्कुल आसान है। क्या, अब्बा प्रिंसिपल ने ये जो सीरीज बनाई थी, अब्बा प्रिंसिपल ने जो सीरीज बनाई थी वो कैसे बनाई थी, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यस। तो अब्बा प्रिंसिपल तो हमने बताया था, क्या था अब्बा प्रिंसिपल, अब्बा प्रिंसिपल ने ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको क्या किया था, अरेंज किया था, ठीक है। तो देखो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा है, 3p की एनर्जी किससे है, 3s से ज्यादा है। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये क्या है, ये तो n है, 4n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, बोलो, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन है इसकी एनर्जी कम, क्योंकि हम दूर जाएंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इस तरफ की जो ज्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो कम दूर होगा उसकी एनर्जी कम होगी, यस। तो अब इसकी एनर्जी यहां होना चाहिए था, ये 4s इधर होना चाहिए था और ये 3d इधर होना चाहिए था, ऐसा ही है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहां पे ज्यादा है। तो देखो अब इसमें से देखेंगे, सबसे पहले ये इसको हम सोल्व करेंगे, लेकिन यहां पे देखो
3s 3p 3d। तो देखो 3s किधर है, ये रहा 3s, ये किधर है, ये रहा 3p, ये रहा 3d। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3d की। उसके बाद किसकी एनर्जी है, 3p की है, 3d की सबसे ज्यादा। उसके बाद 3p की, 3p के बाद किसकी है, 3s की। तो ये ऑर्डर देखो, इसमें क्या कह रहा है, 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी है, 3p की है, उसके बाद किसकी है, 3s की। तो 3s की एनर्जी क्या है, सबसे कम है, 3s की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। उसके बाद किसकी है, 3p की, उसके बाद 3d की है। इसका मतलब 3d की एनर्जी तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, उसके बाद 3p की, 3s। इसका मतलब ये राइट हो गया यहां तक। अब b में देखो, b में देखो, b में क्या किया उसने, 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा है क्या, देखो 4s की एनर्जी, ये रहा 4s, और 4s और ये रहा अपना 3p। तो 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा है क्या, देखेंगे, ये लिख दिया हमने 4s और ये लिखा हमने 3p। n की वैल्यू कितनी है, 4, l की वैल्यू कितनी है, देखो s p d f। अगर s हो तो l की वैल्यू 0, अगर p हो तो l की वैल्यू 1, अगर d हो तो l की वैल्यू 2, अगर f हो तो l की वैल्यू 3। ठीक है, तो देखो 4, s की वैल्यू कितनी है, 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 एज इट इज, n की वैल्यू 3 प्लस में l, p की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे मैं लिखा 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी तो सेम है, इनका मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन मैंने क्या कहा था, n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, n प्लस एल की वैल्यू 4, n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 4। देखो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन इनके तो वैल्यू सेम आ गई ना, तो क्या करें, तो इसमें जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे n क्या है, 4 ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो 4 की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, 3 की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना 4। लेकिन हाँ, तो इसका मतलब 4s की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3p की एनर्जी क्या है, कम है। अब ये बताओ 3p के और 3s के बीच में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 3p की होगी या 3s की होगी। तो देख लो एक बार, n प्लस एल रूल का यूज कर लो, 3s 3p, इसके लिए n की वैल्यू 3 है और इसके लिए s की वैल्यू कितनी, 0, तो कितना हो गया 3। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3, p की वैल्यू कितनी, 1, कितना हो गया 4। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, 3p की ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कम है ना, इधर इसकी वैल्यू तो कम है भाई। n प्लस एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी ऑर्बिटल की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई, 3p की। तो यहाँ पे देखो, तो 4s की एनर्जी ज्यादा, उसके बाद 3p की, उसके बाद किसकी आई, 3s की। देखो ये राइट है, ये राइट है, ये ऑर्डर राइट है, ये ऑर्डर भी राइट है भाई। 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, सबसे राइट में जा रहे, तो 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर 3p की है, फिर 3s की है। 4s की एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद 3p की है, फिर 3s की है। ये तीनों, ये a भी राइट है, ये b भी राइट है, ये c देखेंगे, अब c चेक करके देखेंगे। अब ये बताओ 3p की एनर्जी 4s से ज्यादा है क्या, 3p की एनर्जी 4s से ज्यादा है क्या, एक बार चेक करके देख लेते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू चेक करेंगे, हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, n प्लस एल की वैल्यू चेक करेंगे। चलो, तो यहाँ पे मैं इन दोनों की चेक करूंगा। देखो 3s की तो इन दोनों से कम है, यहाँ से देखो सीरीज से 3s की जो एनर्जी है वो 4s से भी कम है और 3p से भी कम है, क्योंकि 3p और 4s कहाँ पे आ रहे हैं, राइट में, और ये कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में, उस तरफ जा रहे हैं। तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलो अब बताओ 4s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा है, 4s 3p। तो क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, n प्लस एल की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे n कितना है, 4, l कितना है, ये रहा, यहाँ देखो l कितना है, 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4। यहाँ पे n कितना है, 3, n कितना है, 3, p कितना है, ये देखो p 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब दोनों का n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो फिर किससे चेक करेंगे, जिसका n ज्यादा होगा उसी का ही क्या होगा, उसी की एनर्जी ज्यादा। तो n किसका ज्यादा है, 4s का। इसका मतलब 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3p की एनर्जी कम है। लेकिन इसमें क्या है, 3p की एनर्जी ज्यादा है। वो क्या कह रहा है, 3p की एनर्जी 4s से ज्यादा है, लेकिन है क्या, एक्चुअली है क्या, है ये कि 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसने रॉन्ग दिया, ये ऑर्डर उसने रॉन्ग दिया। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर है। उसने क्या कहा था कि ऑर्बिटल्स में कौन सा ऑर्डर
रॉन्ग ऑर्डर है। तो ये देखो, ये तो राइट था, ये भी राइट है, हाँ ये ऑर्डर रॉन्ग है, तो यही तो इनकरेक्ट बताना था ना, राइट नहीं बताना हमें, इनकरेक्ट बताना। अब इनमें से बताओ क्या ये राइट है? 3s की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इधर देखो ना, 3s की एनर्जी, फिर उसके बाद 2s की, उसके बाद 1s की। तो पहले 3s की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2s की, उसके बाद 1s की। इस तरफ आएंगे तो एनर्जी कम होगी, और उस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर आपको सीरीज याद नहीं तो क्या करोगे? n+l रूल का यूज करोगे। n+l की वैल्यू जिसकी ज्यादा, जिस ऑर्बिटल की, उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो फिर क्या करें? फिर हमें n की वैल्यू चेक करनी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी ही एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ऑर्बिटल थी, उनकी एनर्जी गिवन थी, और ये बताना था कौन सा ऑर्डर राइट है, कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है। लेकिन उसके लिए हमें 2 टॉपिक करने पड़ेंगे। पहला टॉपिक ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था, ठीक है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि n+l रूल है क्या। अगर n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम हो गई तो फिर हम एनर्जी कैसे चेक करेंगे? उसके लिए फिर हम n का प्रेफरेंस देंगे। हम क्या करेंगे? n को प्रेफरेंस देंगे, डोमिनेट हो जाएगा, n+l डोमिनेट हो जाएगा। कौन डोमिनेट करेगा? n की वैल्यू डोमिनेट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, अभी 4th क्वेश्चन के स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छी तरह से देखते हो कह क्या रहा है। एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल हैज द मिनिमम वैल्यू फॉर द n+l+m+s। व्हाट इज द n? n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। m क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। ये सब हम कर चुके हैं, अपना जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसके अंदर हम ये टॉपिक्स कर चुके हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंसिडर द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द m and s, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द m and s वेयर एवर अप्लीकेबल। अब हमें क्या करना है? हमें है ना n+l+m+s की कम से कम वैल्यू का सम चेक करना है भाई। इस ऑर्बिटल के लिए n+l+m+s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस ऑर्बिटल के लिए भी n+l+m+s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी एज इट इज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जो वैल्यू कम किसकी आएगी, किस ऑर्बिटल की कम से कम वैल्यू आएगी n+l+m+s की, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल्स, और इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू? n+l+m+s+ की वैल्यू क्या है? सबसे कम है। वो कौन सा ऑर्बिटल है वो पूछ रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे 3p। तो देखो इसमें n की वैल्यू क्या है? इसमें n की वैल्यू क्या है? ये देखो, जो नंबर है ना, इसको हम n कहेंगे, n = 3। उसके बाद इसमें ये बताओ l की वैल्यू कितनी है? मैंने आपको पहले ही बताया है, s p d f, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये सब सेल के लिए वैल्यू है। s सब सेल है तो वैल्यू 0 है, p सब सेल है तो वैल्यू 1 है, अगर d सब सेल है तो वैल्यू 2 है, अगर f सब सेल है तो वैल्यू 3 है, ठीक है भाई। ओके, अब आ जाओ। अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आगे बताओ? ये है ना l की वैल्यू, यस, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब l की वैल्यू तो 1 आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है। m की वैल्यू क्या आ रही है? तो m की वैल्यू हम चेक करेंगे। l की वैल्यू देखो, याद रखना, l की वैल्यू क्या होती है पता है क्या? l की वैल्यू होती है 0 to n-1 होती है। l की वैल्यू क्या होती है? 0 to n-1। तो 0, 0, 2, n कितना है? 3, तो 3 - 1, तो क्या आ गया? 0 to 3 - 1, 2 आ गया। तो 0 से 2 कौन कौन सी वैल्यू होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। कितनी वैल्यू होगी? 3 आ गई। कितनी वैल्यू होगी? 3 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। m की वैल्यू एक तो आ गई 0, l की वैल्यू आई है हमारे पास, l की वैल्यू अलग अलग आई है। l की वैल्यू 1 है, लेकिन ये ml की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? ml की। ml की वैल्यू यहाँ पे ml कहेंगे इसको, 0, 1, 2 ml की वैल्यू आ गई। उसके बाद s की वैल्यू क्या आएगी? देखो याद रखो, s की वैल्यू क्या आएगी? s की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, s की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो s की वैल्यू देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा सबसेल है? p सबसेल। p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं।
हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? बोलो भाई 2 आते हैं। ऑर्बिटल कितने? 3 आएंगे ना ऑर्बिटल। पी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल 3 होते हैं, ठीक है। तो पी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल 3 होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। हर ऑर्बिटल्स के अंदर, हर ऑर्बिटल के अंदर एस की वैल्यू क्या आएगी? देखो एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एरो ऊपर की तरफ है उसके लिए एस की वैल्यू +1/2 है, और एक इलेक्ट्रॉन जिसकी जो एरो जो है डाउनवर्ड है उसके लिए -1/2 है। तो टोटल कितना हो गया? +1/2 -1/2 कितना हो गया? 0। भाई एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। अगर एरो ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, अगर एरो नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो रिवॉल्व कहाँ कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझनी है। तो एस की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 0 हो गई। तो अब इसको ऐड कर दो। एन की वैल्यू कितनी है? 3। एल की वैल्यू कितनी है? 1। अब एम एल की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 0 1 2, तो कितनी होगी टोटल? कितनी होगी एम की वैल्यू? 1 ये 2 ये 3 ये, कितने होगी? 3 हो गए ना, 3 नंबर है ना, ठीक है। तो 3 हो गई। और प्लस में एस की वैल्यू कितनी होगी? 0। टोटल कितना हुआ बताओ? 3 1 4 4 3 7। तो इसके लिए कितनी वैल्यू आ गई? 7 आ गई। क्या किया हमने? एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एस की वैल्यू क्या कर दी? ऐड कर दी। अब इसके लिए देखो एन की वैल्यू इसके लिए कितनी है? जल्दी बताओ। 5 है, बिल्कुल। और एल की वैल्यू कितनी है? बोलो भाई। बिल्कुल 1 है। तो एन की वैल्यू तो इसके लिए कितनी है? 5। और एल की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 1 है। उसके बाद एम एल की वैल्यू कितनी है? अभी तो देखी थी, एक तो 0 एक 1 एक 2, तो कितनी होगी? 3 वैल्यू होगी ना हमारे पास एम एल की। 3 वैल्यू होगी ना अलग अलग, ठीक है। तो एक होगी 0 एक होगी 1 एक होगी 2, तो 3 है अलग अलग। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें देखना है क्या? एस ना। तो एस की वैल्यू क्या थी? 0। भाई ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऊपर की तरफ अपवर्ड, एक नीचे डाउनवर्ड, तो 0। टोटल कितना हुआ बताओ? 5 1 6 6 3 9 9 आ गए। तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो देखो n + l की वैल्यू चेक करेंगे ना, उससे ही पता चल जाएगा। n कितना है? 4। और d इतना है, कितना आया? 6। इसके लिए n + l की वैल्यू कितनी थी? 4। इसके लिए n + l की वैल्यू कितनी थी? 6। 5 + 1 6। इसके लिए n + l की वैल्यू कितनी है? 4 + 2 6, ठीक है। 4 + 2 6। और p की वैल्यू कितनी है? 1। 5 + 1 6। अब इसके लिए कितना बताओ? 5 + 0 कितनी? 5। किसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं? n + l की वैल्यू बता रहा हूं। किसकी वैल्यू बता रहा हूं? n + l की। देखो n + l की वैल्यू इसके लिए 4 है, इसके लिए 6 है, इसके लिए भी 6 है, इसके लिए 5 है। सबसे कम किसके लिए है? n + l की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है? 3p के लिए ना। 3p के लिए अगर n + l की वैल्यू कम है तो n + l + m + s की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। मतलब ज़्यादा कैलकुलेट करने का इतना टाइम तो हमारे पास रहता नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास टाइम भी बचाना, हमें उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट भी है इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसमें यह पूछा था कि किस ऑर्बिटल के लिए n + l + m + s की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हमने यहां पे देखा जिस ऑर्बिटल के लिए n + l की वैल्यू कम होगी उसकी n + l + m + s की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, अगर n की वैल्यू गिवन है और l की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 0 to n - 1 करेंगे। अगर हमें ml की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो +l से लेकर के -l का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें s की वैल्यू हमारे पास 2 होती है, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड हो तो +1/2, अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड हो तो -1/2। ये चीज ध्यान में रखोगे। अब ठीक है, तो ये चीज है। तो इससे हम n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ml की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, s की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज हमने देखी है। तो ये सारे हैं, बिल्कुल आसान है। एटॉमिक स्ट्रक्चर। आंसर क्या हुआ इसका? आंसर क्या है इसका? ए है। ए क्यों है? क्योंकि उसकी n + l की वैल्यू क्या है? कम है। और जब n + l की वैल्यू कम होगी तो n + l + m + s की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो
ठीक है। और वैसे भी हमें टाइम अगर बचाना है तो यहाँ पे जो हमने ऐसे जो सोल्व किया, मैंने पहले सोल्व करके दिखाया था आपको सारी वैल्यू, तो वैसे ही आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था, बिल्कुल आसान था। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने क्वेश्चन किए हैं कितने, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। और हमारे अभी जो है नए स्टूडेंट आ चुके हैं, प्रतीक, ठीक है। तो अब हम और भी अच्छा मतलब मेहनत करेंगे और समझाएंगे आपको चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यस, तो फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन है, और सेट का मतलब क्वांटम नंबर का सेट है, और क्वांटम नंबर हमें पता है कितने होते हैं। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक कौन सा होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, बिल्कुल। उसके बाद कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। 4 सेट है, मतलब क्वांटम नंबर का हमारे पास सेट है, ठीक है। ये चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। हो गया यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि ये सेट गिवन है, ये देखो n की वैल्यू भी गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये सेट तो गिवन है, उसने सेट दिया है, s की वैल्यू नहीं दी उसने, कोई बात नहीं, पर 3 का तो सेट दिया ना, n दिया है, l दिया, m दिया। तो ये बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये जो सेट बनाया उसने, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसा पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसने दिया क्या है। इसने ये दिया है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, n 3 मतलब क्या? एटम के अंदर कौन सा सेल? थर्ड सेल। n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल, तो ये हो गया थर्ड सेल, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेल, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 है, तो l मैंने क्या कहा था? l की ऐसी वैल्यू होती 0 1 2 3, तो 0 है तो s, 1 है तो p, नहीं तो फिर d, उसके बाद f, ठीक है। अगर l की वैल्यू 0 है तो सब सेल कौन सा होगा? s होगा, s सब सेल होगा। उसके बाद अगर L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल, L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल, L की वैल्यू अगर 3 है तो F सब सेल, ठीक है। अब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो L की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? 3p। ऑर्बिटल बन गया, कौन सा ऑर्बिटल बन गया? 3p ऑर्बिटल, ठीक है। तो दिस इज द 3p ऑर्बिटल, ठीक है। अब 3p ऑर्बिटल में m की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल के लिए हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्लस L2 माइनस L, प्लस L2 माइनस L प्लस L। L की वैल्यू कितनी है भाई? P क्या है? P इज इक्वल टू 1, इसका मतलब L की वैल्यू हमारे लिए 1 है, और इसमें गिवन भी है, ये देखो यहाँ पे L की वैल्यू 1 है। तो प्लस 1 से -1, प्लस L2 -1, तो प्लस 1 से -1, तो क्या क्या होगा बताओ? प्लस 1 से -1, लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूड करना है, 0 भी इंक्लूड करना है। इसका मतलब 1 प्लस 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1। ये क्या है? दीज आर द वैल्यू ऑफ m, ml। ये तो है m+1, और ये है m0, और ये है m-1, ठीक है भाई। अब मैं देखो, अभी आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, लेकिन ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि हमारे पास n3 है, n3 मतलब एटम के अंदर थर्ड सेल, सब सेल कौन सा है? p सब सेल है, p सब सेल है, तो इसका मतलब उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू कितनी होंगी? अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 3 होगी। कौन कौन सी? एक तो होगा m+1, एक होगा m0, एक होगा m-1। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा और पिक्चर क्लियर करता हूं, और ये हो गया 3p सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं या नहीं होते? प्रतीक, जो अपना 3p जो सब सेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं वो ऑर्बिटल? एक तो होता है 3px, एक होता है 3py, एक होता है 3pz। ये होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अब देखो ये तो है n की वैल्यू, ये है l की वैल्यू। अब ml किधर है? ml भी तो होना चाहिए, तो ml इधर है भाई, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। ml इधर है, ml की वैल्यू कौन कौन सी है? +1, 0, -1। इस बॉक्स के लिए ml की वैल्यू +1, और इस बॉक्स के लिए ml की वैल्यू 0, और इस बॉक्स के लिए ml की वैल्यू -1। आ रहा है समझ में? सब क्लियर हो गया? n का मतलब है एटम के अंदर कौन सा सेल? थर्ड सेल। p का मतलब है थर्ड सेल में कौन सा सब सेल है? 3p। थर्ड सेल के अंदर कौन से सब सेल, कितने सब सेल होते हैं? 3s, 3p, 3d।
तीसरे सेल में कितने सबसेल होंगे? जितने सेल उतने सबसेल। इसका मतलब थर्ड सेल में कितने सबसेल है? 3 है। कौन कौन से? 3s, 3p, 3d। हम किसकी बात कर रहे हैं? 3p की। 3p सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। और तीनों ऑर्बिटल की ml की वैल्यू क्या क्या है? +1, 0, -1। वो कौन से m की वैल्यू की बात कर रहे हैं? -1। तो -1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। बिल्कुल है, यस। इसके अंदर ऐसे भी हम कर सकते हैं। टोटल कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो -1 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो इसने पूछा क्या था? इसने कहा था, सेट बताया था उसने। किस किस का सेट? n की वैल्यू अगर 3 हो, l की वैल्यू अगर 1 हो और m की वैल्यू अगर -1 हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो हमें पता चल गया, n तो 3 है और l कितना है? 1 है। और ऑर्बिटल कौन सा है? -1। उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। तो ये था आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में आते हैं। और ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो जेडीली की बुक से लिया है। और जेडीली मतलब क्या कि वही क्वेश्चंस बहुत बार देखे जाते हैं। जेडीली के बहुत सारे क्वेश्चन बार बार देखे जाते हैं, नीट एग्जाम में देखे जाते हैं, नीट में, जेई में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करते रहना है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। मतलब इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी अप्रोच लगेगी? अप्रोच मतलब कौन कौन से टॉपिक लगेंगे। देखो इसके लिए टॉपिक कौन कौन से लगेंगे। पहला टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और कौन सा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और थर्ड कौन सा था? स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये जो टॉपिक है वो हम पहले से पढ़ा चुके हैं और यहाँ भी हमने बार बार पढ़ा दिया है। तो ये बिल्कुल आसान था। तो ये था वीडियो। अच्छा, एक हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको पिछली वीडियो में, होमवर्क दिया था, उसमें आपने कुछ कमेंट करके बताया नहीं। तो जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे मैं भी आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगा। जैसे ही एक बच्चे ने कमेंट कर दिया तो उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन लिए और 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप क्लियर करो, तभी आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। AIEEE हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और जब लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। और ये जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो जाए, उसको क्रैक करके रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6 में मिलेंगे और हाफ लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम हाफ लेसन करेंगे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7 के अंदर हम हाफ लेसन जो बाकी रह गया वो उसको हम आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।